हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट वीक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो फर्स्ट वीक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो में हम चलेंगे जाइगोट से आगे। ठीक है, तो जब तक हमने जाइगोट बना लिया था फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास आ गया था जाइगोट। आगे अब जो जाइगोट की है वो रेपिटेटिव डिवीजन होगी। जब इसकी रेपिटेटिव डिवीजन होती है तब इससे हमारे पास काफ़ी सारे ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। ठीक है, जाइगोट की डिवीजन की वजह से बन जाएंगे ब्लास्टोमियर्स। अब ये ब्लास्टोमियर्स जो बनते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कि ये प्रोसेस है क्लीवेज का। तो इस क्लीवेज के प्रोसेस में हम लोगों ने ब्लास्टोमियर्स को बनाना है, लेकिन जाइगोट डायरेक्टली ब्लास्टोमियर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सबसे पहले जाइगोट, क्योंकि हम जानते हैं एक सेल है तो इससे दो सेल बनेंगे, और आगे आपने इस पर एन स्केयर का फार्मूला लगाना है। ठीक है, क्योंकि आगे 2 से 4 सेल बनेंगे, और जब ये 4 सेल डिवाइड होंगे तो इससे 8 सेल नहीं बनेंगे, इससे आगे 16 सेल बनेंगे। ओके, इसी तरीके से जब ये 16 सेल आगे होंगे तो अब हम 16 स्केयर का, क्योंकि जब लगाएंगे फार्मूला तो उससे हमारे पास 16 से भी ज़्यादा आगे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये समझ आ गई कि जब जाइगोट डिवाइड करता है तो एक से क्योंकि 2 सेल बन गए, और आगे जब वो 2 सेल सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास आगे 4 सेल्स आ गए। आगे ये जब 4 सेल सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 सेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास ब्लास्टोमियर्स की बन गई है फ्रॉम द जाइगोट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द क्लीवेज। अब क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इनिशियल सेल है उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। अब जैसे जैसे वो डिवाइड होता जा रहा है तब वो अपना साइज़ लूज़ करता जाएगा, और ये अपना साइज़ रीगेन नहीं करेगा। ठीक है, ये अपना साइज़ रीगेन क्यों नहीं कर पाता, इसकी रीज़न है क्लीवेज। अब क्लीवेज एक ऐसा माइटोटिक डिवीजन है जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन तो होती जा रही है लेकिन साइटोप्लाज्म की इक्वल डिवीजन नहीं हो पा रही। अब ब्लास्टोमियर जब बन गया है तो इसकी डिवीजन के तकरीबन 30 आवर्स के बाद जो ये ब्लास्टोमियर्स हैं ये आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब ये जुड़ना शुरू कर देते हैं, अभी तक जो जाइगोट था वो जोना पेल्यूसिडा से कवर था। समझ लीजिए कि ये जाइगोट है, ये जोना पेल्यूसिडा है, इसके अंदर ही क्योंकि डिवीजन हो रही है। अब काफ़ी सारे जो ब्लास्टोमियर्स बन गए हैं ये कॉम्पैक्ट बॉल की फॉर्म में बन जाएंगे। अब इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन के प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है? कॉम्पैक्शन के प्रोसेस का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे सेल्स आपस में यूनाइट रहते हैं। ये अपने जो है वो सिग्नलिंग के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे जो बॉडी फंक्शंस हैं वो इन्होंने आगे जाकर क्योंकि ये जो सेल्स हैं इन्होंने आगे जाकर इंटरनल मैस बनाना है जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। आगे वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो जोना पेल्यूसिडा है अभी तक ये इंटैक्ट है। क्या होता है कि जाइगोट के बाद जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे थे, अगर ये 12 से 30 जो है वो सेल्स हैं तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला। तो मोरूला एक ऐसी स्टेज है जिसमें जोना पेल्यूसिडा की कवरिंग के अंदर ही 12 to 13 सेल्स हैं। अब आगे क्या होगा कि ये मोरूला के अंदर ही जो है वो 3 दिन के बाद जो मोरूला है वो आ जाएगा यूट्रस के अंदर। अभी तक जितनी भी हमारी जो हो रही थी फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लीवेज हो रही थी वो सारी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही थी। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ यूट्रस, और ये है उसकी एक फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब ये फेलोपियन ट्यूब, ये उसकी फिम्ब्रिया आ गए, और ये आ गई ओवरी। ओवरी से सफ़र शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आकर एम्पुला के स्पेस पे फर्टिलाइजेशन हो गई थी, एग के साथ मिल गया था स्पर्म। अब ये जब जाइगोट बन जाता है, ठीक है, तब उसके तकरीबन 3 दिन के बाद ये आकर यूट्रस में एंटर होता है। ये वाला जो एरिया है ये यूट्रस है, उसके बाद ये सर्विक्स है, एंड फाइनली दी वजाइनल ओपनिंग। तो ये आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब 3 दिन के बाद ये जो इसके अंदर एंटर होगा तो इसका जो जोना पेल्यूसिडा है इसको डीजनरेट कर दिया जाएगा।
अब जब ये डिजेनरेट होना शुरू हो गया है तब कॉम्पैक्शन के ज़रिए से बहुत सारे सेल्स अंदर ही इकट्ठे हो गए थे। अब वो सेल्स आपस में खुद को रीअरेंज करेंगे। उनके रीअरेंजमेंट का तरीका क्या होगा कि एक आउटर बॉल बन जाएगी सेल्स की। फॉर एग्जांपल ये जो है ये आउटर बॉल है, ठीक है। अभी मैं इसको काफ़ी खुला खुला बना रहा हूँ, लेकिन असल में ये सेल्स के दरमियान बिल्कुल स्पेस नहीं होगी, और एक इनर बॉल होगी और दरमियान में, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द इनर बॉल, और दरमियान में ये स्पेस रह जाएगी। अब ये जो आउटर हमारे पास एक लेयर आ गई है दैट इज़ द ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और जो इनर लेयर है दैट इज़ द एम्ब्रियोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट में फ़र्क क्या है? जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, ई फॉर एम्ब्रियोब्लास्ट, और इसने आगे एम्ब्रियो की बॉडी बनानी है। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो भी क्योंकि एक आउटर सेलुलर लेयर ही है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, इसने आगे प्लेसेंटल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करना है। अब ट्रोफोब्लास्ट का आपने ये याद रखना है कि इसके दो हिस्से हो जाएंगे। इसके जब दो हिस्से हो जाते हैं तो उसमें से एक हिस्से को कहा जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरे हिस्से को कहा जाता है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ओके, तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंडोडर्मल लेयर है उसकी, यूट्रस के वॉल की, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एंडोडर्मल ग्लैंड है, और यहाँ पर एंडोडर्मल एपिथेलियम है जिसको एंडोमेट्रियल एपिथेलियम भी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, इसकी एक ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है, साइडों पर ट्रोफोब्लास्ट है, इनसाइड इसके एम्ब्रियोब्लास्ट है। अब जहाँ पर ये अटैच हो रहा है टू द यूट्रस, इसको बोला जा रहा है एम्ब्रियोनिक पोल। अब यहाँ पर जो आपको एंडोमेट्रियल कैपिलरी नज़र आ रही है, असल में यही वो कैपिलरी होगी जो यहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई में हेल्प करेगी, तो वो हम आगे जाकर इसकी डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी वो था कि ब्लास्टोसिस्ट में जो है वो ट्रोफोब्लास्ट, उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड द साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है आप देख सकते हैं कि वो आउटर कवरिंग है, और इस साइटोट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन ये होगा कि ये इसको इसके साथ सिर्फ एडहेयर कर रही है, लेकिन जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है वो इसकी पेनिट्रेशन में हेल्प कर रही है। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में असल में आउटर लेयर है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, तो इसमें काफ़ी सारे जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मैस होता है जिनकी सेलुलर बाउंड्रीज नहीं होती, तो असल में ये इसकी पेनिट्रेशन में हेल्प कर रहा है ताकि आगे ये जाकर इसको यहाँ पर जो है वो इम्प्लांट करवा दे ब्लास्टोसिस्ट को। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है अभी तक वो सिर्फ इसके साथ अटैच हो गया है, लेकिन अभी इसकी इम्प्लांटेशन कंप्लीट नहीं, तो ये यहाँ तक हो गई है हमारी फर्स्ट वीक की डेवलपमेंट। आगे फर्स्ट वीक की डेवलपमेंट में आपने ये याद रखना है कि बहुत सारे एबनॉर्मल एम्ब्रियो जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली ही फर्स्ट वीक में उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है, तो उनकी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होती है, तो मैं भी आपको वो दिखा। स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन होती है वो इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होती है या तो प्रोजेस्टेरोन की या फिर ईस्ट्रोजन की। अब ये क्यों होता है, ये या तो कार्पस ल्यूटियम बन नहीं रहा क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम है उसने प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करवाना है, अगर वो नहीं बन रहा तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसने आगे प्रेगनेंसी को जो है वो रिटेन करना है। उसके बाद क्या है कि अर्ली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन रेट जो है वो 45% है। इसके जो ज़्यादातर काजेज़ होती हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती हैं, कि अगर क्रोमोसोम्स जो है वो फीटस के एबनॉर्मल है तो उसको अर्ली स्टेजेस पर ही क्या कर दिया जाएगा, अबॉर्ट कर दिया जाएगा। द अर्ली लॉस ऑफ द एम्ब्रियो अपीयर टू रिप्रेजेंट अ रिमूवल ऑफ द एबनॉर्मल कॉन्सेप्शुअस दैट कुड नॉट हैव डेवलप्ड नॉर्मली। नेचर क्या करता है कि ऐसे बच्चों को निकाल देता है, इरेडिकेट कर देता है जो नॉर्मल डेवलपमेंट शो नहीं कर सकते। दैट इज़ द नेचुरल स्क्रीनिंग ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट विच द इंसिडेंस ऑफ द फीटसेस विद बर्थ डिफेक्ट वुड बी फार ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं होता तो आज बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एबनॉर्मल होते। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।